आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्वितीय क्रांति को जन्म दिया। एक छोटी सी बूंद की तरह शुरू हुई दांडी यात्रा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता और साहस का एक ऐसा सागर खड़ा कर दिया जिसका असर पूरे देश पर पड़ा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ एक नमक कानून का उल्लंघन नहीं था, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा बन गई। हालांकि असहयोग आंदोलन पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बन चुका था, पर दांडी यात्रा ने इसमें एक नया साहस और जोश भर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में एक जन जागृति को जन्म दिया और भारतीयों के दिलों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया। दरअसल यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। आइए शुरुआत करते हैं इस आंदोलन के कारणों से जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। वर्ष 1927 में भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके गठन से भारतीय नेताओं में अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ। तेज बहादुर सप्रू ने तो यहाँ तक कहा, भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर अपमान करने जैसा है। इसके बाद साल 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, परंतु इसके बावजूद दो गुट बन गए, एक पूर्ण स्वराज के समर्थक और दूसरा डोमिनियन स्टेट के समर्थक। पूर्ण स्वराज के समर्थकों ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर के साथ मिलकर अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की। साथ ही एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर ब्रिटिश संसद नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1931 तक स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस इसे इसी रूप में स्वीकार करेगी, अन्यथा कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। और दुर्भाग्यवश ब्रिटिश संसद की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर आता है वर्ष 1929 से 30 की आर्थिक मंदी का दौर। इस वैश्विक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। कपास की कीमतों में गिरावट से भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ, जिससे मुंबई की कई मिलें बंद हो गईं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों ने साम्यवादी विचारधारा के नेतृत्व में एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आगे बढ़ते हुए दिसंबर 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में 10,000 से अधिक श्रमिकों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। इसी साल गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में होने वाली अशांति के संकेत दिखे। अब बात करते हैं भारतीय युवाओं की असंतोषपूर्ण भावनाओं की। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, बढ़ती बेरोजगारी के साथ अंग्रेजों के अत्याचारों ने युवा वर्ग को असंतुष्ट बना दिया। 1928 और 1929 में कई छात्र संगठन जैसे प्रांतीय युवक संघ और प्रांतीय छात्र संघ अस्तित्व में आए। इस असंतोष की आग को महात्मा गांधी ने और हवा दी, जिन्होंने 1929 में जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु पूरे देश का दौरा किया। 1929 की यात्राओं से पहले गांधी जी मुख्यतः रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देते थे, पर इस बार उन्होंने जनता को प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का समर्थन किया। मार्च 1929 में गांधी जी की गिरफ्तारी से देश भर में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। इसके साथ ही 1929 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई, जो अपेक्षाकृत उदारवादी थी। और अंत में बात करते हैं लॉर्ड इरविन की घोषणा की। 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने घोषणा की कि महारानी की ओर से उन्हें आदेश मिला है कि भारत को अधिशासित स्वराज्य के रूप में देखने का मुद्दा भारत के विकास में निहित है। इसके साथ ही गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने की कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई, जिससे भारतीयों में निराशा छा गई। इसके बाद 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। इसमें मांग की गई कि गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेट के ब्यूरो पर बहस हो, कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बहुमत हो और एक आम माफी की नीति अपनाई जाए। लेकिन 23 दिसंबर 1929 को वायसरॉय इरविन ने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चरण के बारे में। जब कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन की अनुमति दी, तब गांधी जी ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इस आंदोलन के पीछे की योजना क्या थी?
किस तरह से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, चलिए विस्तार से जानते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से वॉइसरॉय के सामने 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि उनकी इन 11 मांगों को 31 जनवरी 1930 तक स्वीकार कर लिया जाता है तो वे प्रस्तावित आंदोलन नहीं करेंगे। पहली श्रेणी में मांगे आम हित के मुद्दों से जुड़ी थी, जिसमें सिविल सेवाओं और सेना के खर्च में 50% की कटौती, सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कमी, पूर्ण शराबबंदी और CID में सुधार शामिल थे। दूसरी श्रेणी की मांग थी बुजुर्ग वर्ग की विशिष्ट मांगे, जैसे कि रुपया और स्टर्लिंग की विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस तक लाने की मांग, विदेशी कपड़ों पर शुल्क लगाने और विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करने की मांग, और तटीय जहाजरानी को भारतीय जहाजरानी कंपनियों के लिए आरक्षित करने की मांग। वहीं तीसरी श्रेणी थी किसानों से जुड़ी मांगे, जिसमें मालगुजारी में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन और सरकार के नमक पर एकाधिकार को समाप्त करने की मांग शामिल थी। इन मांगों में हर वर्ग का ध्यान रखा गया था, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति, व्यापारी या फिर आम नागरिक। परंतु फरवरी 1930 तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया। स्थिति में साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक हुई, जिसमें गांधी जी और उनके सहयोगियों को आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाने की? इसका जवाब दिलचस्प है। गांधी जी का तर्क था कि नमक एक ऐसा वस्तु है जो हर किसी की जरूरत है। उन्होंने कहा, पानी के अलावा नमक एक ऐसी चीज है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह कर गरीब, बीमार और असहाय लोगों के लिए बहुत ही अमानवीय है। नमक का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे हर वर्ग को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, किसान हो या व्यापारी, सबको एकजुट किया जा सकता था। इसके अलावा नमक बनाने का अधिकार मिलने से विभिन्न वर्गों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता था। इस प्रकार नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। गांधी जी का यह आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का प्रयास भी था। अब इस आंदोलन का सबसे प्रमुख हिस्सा था दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी जी को उनकी 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में सरकार की ओर से कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैंने मांगी थी रोटी और मिले पत्थर। इसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा शुरू की। ये यात्रा 385 किलोमीटर लंबी थी, जिसे पूरा करने में उन्हें 25 दिन लगे। आखिरकार 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। लेकिन दांडी पहुंचने का मकसद क्या था? दरअसल 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और खुलेआम कानून का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस ऐतिहासिक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक नए मोड़ पर पहुंच गया था। गांधी जी ने आंदोलन को और अधिक संगठित करने के लिए 9 अप्रैल को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़े और नमक बनाएं। शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों और अफीम के ठेकों पर धरने आयोजित किए गए। यदि हमारी शक्ति पर्याप्त हो तो करों की उदायगी का विरोध किया जाएगा। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, लोग न्यायालयों का बहिष्कार कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं, हर घर में लोग चरखा, तांते और सूत बनाएं और छात्र सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य एक था, सत्य और अहिंसा के साथ पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। गांधी जी का मानना था कि यदि हम इन सिद्धांतों पर टिके रहें तो हमारी जीत निश्चित है। इस आंदोलन की सबसे अनोखी बात यही रही कि इसमें समाज के हर तबके ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाएं, जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से दूरी बनाए रखी थी, उन्होंने भी आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्याग्रह के दौरान विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, सड़कों पर उतरकर अपने साहस का प्रदर्शन किया और अपने परिवार के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। इसी तरह किसानों ने भी इस आंदोलन में बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। वे अपने अधिकारों के लिए संगठित हुए और न सिर्फ करों का विरोध किया बल्कि विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। कामगारों ने भी अपनी मजदूरी और रोजगार से जुड़े अधिकारों के लिए इस आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भी यह लहर फैलने लगी। यहाँ तक कि छात्रों ने भी अपनी शिक्षा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का साहस दिखाया। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
अब आइए देखते हैं कि यह आंदोलन किस प्रकार पूरे देश में फैला। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ यह आंदोलन 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ ही पूरे देश में फैल गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नमक एक संगठन बना, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ के मुसलमानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि जिन्ना के नेतृत्व वाले मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे। देश के विभिन्न हिस्सों में इस आंदोलन ने अलग अलग रूप से जोर पकड़ा। धरसना बम्बई में 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोला। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना की रिपोर्टिंग की, जिससे ब्रिटेन पर भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए वैश्विक दबाव बढ़ा। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के खेड़ा जिले, सूरत जिले और भड़ौच जिले में भी कर ना देने के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुए। दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर से विदारण्यम एक नमक यात्रा की। इस तरह मालाबार के कलप्पन ने कलिकट के पोयनूर तक की नमक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी नमक सत्याग्रह के केंद्र बनाए। यहाँ पर महिलाओं, व्यापारियों और किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई। पूर्वी भारत में भी आंदोलन की गूंज सुनाई दी। असम से लेकर बंगाल तक, नागालैंड की रानी गैडिनल्यू तक सभी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर विरोध किया। इस पूरे आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नई ऊर्जा भर दी। इस व्यापक जन समर्थन और उत्साह के बावजूद यह आंदोलन अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इस बीच आंदोलन में विराम आया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए। साथ ही अंग्रेजों द्वारा 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि बनना शुरू हो गई, जिससे गांधी जी को लगा कि तत्कालीन परिस्थितियों में इसे कुछ समय के लिए विराम देने की आवश्यकता है। हालांकि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी गहरी चेतना और आत्मबल भर दिया जो आने वाले संघर्षों की नींव बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन ने कुछ लोगों में निराशा उत्पन्न की। दरअसल इस स्थगन से खासकर युवा वर्ग में निराशा थी, जो आंदोलन के जरिए एक अंतिम और ठोस परिणाम की उम्मीद कर रहा था। साथ ही गुजरात के किसान भी निराश हुए, क्योंकि उनकी जमीनें अब तक वापस नहीं हुई थी। फिर भी आंदोलन को वापस लेने का निर्णय पीछे हटने का कदम नहीं था। इसके कई ठोस कारण थे जो इस निर्णय को समझने में मदद करेंगे। पहला कारण ये है कि जन आंदोलन यदि लंबे समय तक चलता रहे तो अपनी धार खोने लगता है। ऐसे में इसे उचित समय पर विराम देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि आम जनता की त्याग करने की भी एक सीमा होती है। दरअसल निरंतर और असीमित त्याग की क्षमता केवल समर्पित आंदोलनकारियों में ही हो सकती है। इसके अलावा व्यापारियों और दुकानदारों ने भी इस आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया था। हालांकि सितंबर 1930 के बाद उनके उत्साह में कमी दिखाई देने लगी। इस प्रकार सामान्य रूप से जनता प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि सरकार को उनके आंदोलन को गंभीरता से लेना पड़ा। उन्हें खुशी थी कि सरकार ने पहली बार उनके नेताओं को बराबरी का दर्जा देते हुए समझौता किया। यही कारण है कि जनता ने जेल से रिहा होने वाले राजनीतिक कैदियों का विजेताओं की तरह स्वागत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य भले ही पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था, लेकिन यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब एक अंग्रेज समाचार पत्र के संवाददाता ने इस आंदोलन की खिल्ली उड़ाई, उन्होंने कहा कि क्या एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन के नैतिक प्रभाव को समझने में असफल रही। ब्रिटिश भारत का शायद ही कोई ऐसा प्रांत बचा था जहां इस आंदोलन का असर ना पड़ा। एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों, किसानों तथा महिलाओं का अप्रत्याशित सहयोग था। यही नहीं, आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भी यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक सुधार करते समय कांग्रेस की अवहेलना करना अब संभव नहीं था। अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को बुरी तरह झकझोर दिया। इस आंदोलन के दौरान राष्ट्र जाग उठा, जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हुई और यही कारण था कि आंदोलन ने जनता में राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव और देश की आज़ादी के लिए एक नया जोश और नया उत्साह भरा। जैसा कि हमने देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया, बल्कि हर भारतीय के दिल में आज़ादी की एक नई उम्मीद जगाई। यह आंदोलन एक ऐसा पन्ना है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चे इरादे और साहस से की गई छोटी छोटी कोशिशें भी इतिहास रच सकती हैं। दांडी का नमक केवल एक साधारण पदार्थ नहीं था,
ये स्वतंत्रता का प्रतीक था, एक संघर्ष का प्रतीक था जो हमें सिखाता है कि हम जब एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस ऐतिहासिक यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर हम बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। आज जब हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह सब संभव हुआ है उन महान आत्माओं की वजह से जिन्होंने अपने रक्त और पसीने से इस मिट्टी को सींचा। तो आइए हम सब मिलकर इस प्रेरणादायक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें और अपने देश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले चलें जहां स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सूरज हर भारतीय के लिए चमकता है। आज के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।